बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 का बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। अगर ये आज का लेक्चर आप पूरी तवज्जो से सुनते हैं, समझते हैं, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाते हैं, तो ये आपका हर तरह से अच्छे तरीके से टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। बस शर्त ये है कि आज का ये लेक्चर आप कंप्लीट और से सुने, देखें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएं। कुछ चीज़ें डायरेक्ट मैं यहाँ पे बोलूँगा, लिखूँगा नहीं, तो इसीलिए आप अपने सामने नोटबुक रखें, ताकि जैसे ही मैं वो चीज़ बोलूँ जो आपको बताऊँगा कि इसको नोट कर लें, तो आप फ़ौरन उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो आज का ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूरी गौर से इसको आपने सुनना है और समझना है। तो डेसन स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। याद रहे इन 1784, कुछ बुक्स में डेस्टूडेंट्स 85 भी मेंशन किया गया है, तो इन 1784 में डेयर स्टूडेंट्स ये लॉ डिड्यूस किया गया है, या आप इसको 85 भी याद रख सकते हैं। कुछ बुक में देखेंगे तो 85 मेंशन किया हुआ, कुछ में 84। तो आपकी बुक के इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में ये आपको 1784 ही नज़र आएगा। तो इन 1784 में चार्ल्स कूलम्ब्स ने इस लॉ को डिड्यूस किया। पेशे के लिहाज से डियर स्टूडेंट्स ये एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉइंट चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हमने ये भी एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे हमने बेसिकली क्वालिटेटिव नेचर को डिस्कस किया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कैसी फोर्स थी, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो ये फोर्स की क्वालिटेटिव नेचर है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसमें जो हम फोर्स की नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं, वो बेसिकली क्वांटिटेटिव नेचर है। कि जो हम कह रहे थे ना कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो भाई कितनी ज़्यादा फोर्स से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जो हम कह रहे थे कि डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो कितनी ज़्यादा फोर्स से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो उस फोर्स की क्वांटिटेटिव नेचर को डिस्कस करना है, मतलब उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जो कूलम ने मैथमेटिकल रिलेशन हमें दी है, उसको हमने यहाँ पे ड्राइव करना है। सही है जी। तो नेक्स्ट जो आपके पास सेकंड पॉइंट आपके फर्स्ट पैराग्राफ से आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिलेगा, वो क्या है कि हम यहाँ पे बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन की जो मेजरमेंट देखने जा रहे हैं, उसकी नेचर क्या है, क्वांटिटेटिव नेचर है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू बन जाएगा। तो नेचर कौन सी है जी, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव नेचर, क्वांटिटेटिवली। सही है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कूलम्ब्स लॉ को डियर स्टूडेंट्स आप एम्पिरिकल लॉ भी कहते हैं। एम्पिरिकल लॉ, एम्पिरिकल लॉ। भाई एम्पिरिकल लॉ का क्या मतलब है कि जिसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, यानी कि डायरेक्ट कूलम ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे इस लॉ को डिड्यूस किया। सही है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे, इसको रट्टा नहीं लगाना, समझ के इसको तैयार करना है, तो फिर इंशाल्लाह आपको कूलम्ब्स लॉ परेशान ही नहीं करेगा। प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे हमने आपके लिए मेंशन की है, इसी को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। देखिए, आप अपनी डेफिनेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अपने अल्फाज से, तो यहाँ पे हमने प्रॉपर डेफिनेशन मेंशन की है, गौर से सुनिएगा। कहता द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस। बुक में देखेंगे तो स्टैटिक का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, हमने यहाँ पे यूज़ किया, क्योंकि बच्चे ये समझ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक है ना, चैप्टर है ना, तो इसका मतलब चार्ज तो रेस्ट पे होंगे, तो लिखना तो कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं, आपने लिखना है, डेफिनेशन को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, और डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग बनेगी अल्फाज से। तो आप लिखें यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, कोई और चार्जेस नहीं, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बिटवीन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। उन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सही है जी, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात मेंशन की जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
दोनों चार्जेस के बिटवीन जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी क्या चीज़? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये दो बातें हैं, ये आपके पास कूलम की स्टेटमेंट है, कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट है। आगे मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और लाइन लिखी है, क्या कि एंड एक्ट्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, कि वो जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के डायरेक्टली और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के क्या है? इन्वर्सली। वो फोर्स दो चार्जेस को जो मिलाने, उनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, उस लाइन के अलोंग एक्ट करनी चाहिए। ये बात, ये लाइन डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक के सेकंड पैराग्राफ में मेंशन की गई है। आप थ्योरी पढ़ते नहीं है, उसको वहाँ पे बुक ओपन करें और वहाँ पे अंडरलाइन कर लें इस लाइन को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन कर दिया, अगर आप स्टेटमेंट में मेंशन करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है कि वो जो फोर्स है वो एक्ट करे अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। दो चार्जेस के सेंटर को जो मिलाने वाली लाइन होगी ना, उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सही है। अब इसी बात को डियर स्टूडेंट्स डायग्राम में देखिएगा, और अगर ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप डायग्राम भी लाजमी बनाएंगे, सही है। तो देखें जी, सपोज करें ये दो हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्ज को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एक स्मॉल चार्ज, इतना स्मॉल चार्ज कि जो उसका साइज़ है, मैग्नीट्यूड है, वो किसी और दूर रखे हुए चार्ज के बिटवीन जो सेपरेशन है उससे क्या हो? बहुत छोटी हो, ठीक है। क्या मतलब कि अगर सपोज करें ये एक चार्ज है और दूसरा यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, तो इन दोनों चार्जेस के बिटवीन ये है सेपरेशन, डिस्टेंस। तो अब इस डिस्टेंस को ज़रा फील करें, ठीक है, और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड देखें, साइज देखें। तो इस चार्ज का साइज, इसकी मैग्नीट्यूड इस डिस्टेंस से बहुत छोटी है। तो अब ये चार्ज क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा, सही है। तो क्या इससे अगर मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ज ले लेता हूँ इतना, तो क्या इसको पॉइंट चार्ज नहीं कह सकते? कह सकते हैं, पर शर्त है कि आप इसको कहाँ से देख रहे हो। अब यहाँ पे इतना बड़ा चार्ज और मैं यहीं से देख रहा हूँ तो ये गलत बात होगी। अगर इतना बड़ा चार्ज है तो इसको फॉर एग्जांपल अगर आप लोधरा से देख रहे हैं, वहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब इतना बड़ा अगर डिस्टेंस है, सेपरेशन है, तो उसके लिहाज से इस चार्ज का जो साइज़ है, मैग्नीट्यूड है, ये बहुत छोटी है, ना होने के बराबर यूँ भी कह सकते हैं। इसीलिए चार्ज अब क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा, सही है। तो सिंपल आप याद रखें कि एक चार्ज का साइज या मैग्नीट्यूड इतनी छोटी हो कि किसी दूसरे रखे हुए चार्ज के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, सेपरेशन होगी, उसके कंपैरेटिवली वो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो? बहुत छोटा हो। देन आपका वो चार्ज क्या कहलाएगा? पॉइंट चार्ज कहलाएगा। सेपरेशन बस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, इसका नाम है जी प्लस Q1 और इसका नाम है प्लस Q2। अब दोनों क्या हैं? पॉजिटिव। तो इसका मतलब लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको करेगा दूर हट, और ये वाला चार्ज इसको कहेगा चल 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 पर हट, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो कितनी ज़्यादा फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यही फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमने फाइंड आउट करनी है। उसके लिए तो मैथमेटिकल यहाँ पे फार्मूला हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, सही है ना। तो इसका मतलब इस चार्ज पे ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो होगी F12। 1 2 का क्या मतलब है कि 1 पे 2 वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जिस पे फोर्स लग रही होगी उसको पहले लिखना है, जो लगाने वाला होगा वो बाद में लिखना है। ये एक निशानी, इसको याद रख लें। 1 2 का मतलब 1 पे लग रही है और 2 वाला लगा रहा है। इसी तरह ये वाला चार्ज भी इस पे क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा, और वो फोर्स होगी F21, यानी कि 2 वाले चार्ज पे 1 वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो फोर्स होगी F21, सही है जी। अब याद रखिएगा ये जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना, ये इन दो चार्जेस के सेंटर्स को जो मिलाने वाली लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन, उस लाइन के अलोंग ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है, देख सकते हैं। यही बात हमने यहाँ पे लिखी है, सही है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? R। याद रखिएगा जब भी आपने कूलम्स लॉ को डिस्कस करना है तो दो पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स से डिस्टेंस लेना है, सही है। तो ये बन गई आपके पास डायग्राम दो सिमिलर चार्जेस की। तो अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो फोर्स आपके पास है वो क्या है? रिपल्सिव फोर्स है।
तो उसकी क्वांटिटेटिव नेचर यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करना है। अगर आपके पास दो डिफरेंट चार्जेस हों, अपोजिट चार्जेस हों, सपोज ये करें प्लस Q1 और ये माइनस का Q2 है, तो फिर ये डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इसका मतलब इस चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, तो फोर्स होगी F12 यानी कि 1 पे 2 वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करके इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इसी तरह 2-1 का मतलब है कि 2 वाले पे ये 1 वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करके इसको अपनी तरफ खींच रहा है। और दोनों पॉइंट चार्जेस के सेंटर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। ये बन गई डायग्राम आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स की। डिफरेंट चार्जेस है ना, तो दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स इनमें से हमने एक केस कंसीडर करना है और उसकी मैग्नीट्यूड का मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव करना है। तो बुक ने रिपल्सिव फोर्स का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है, ठीक है। आप वो भी ले सकते हैं, प्लस माइनस माइनस लगा देंगे तो वो आपके पास अट्रैक्टिव फोर्स बन जाएगी, और अगर प्लस 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 आ जाए फार्मूले में तो वो आपके पास रिपल्सिव फोर्स होगी। तो उस मैथमेटिकल रिलेशन को अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं या ड्राइव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और भी याद रखिएगा, यहाँ पे जब आपने कहा ना कि दोनों सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करेगी, तो फिर इसका मतलब यहाँ पे जो कूलम्ब फोर्स है उसको मैं सेंट्रल फोर्स का भी नाम दे सकता हूँ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ बन गया है। तो इसका मतलब अगर सेंट्रल फोर्स कहे तब भी आप कूलम्ब फोर्स को ही डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि दोनों चार्जेस के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से उस फोर्स को आप सेंट्रल फोर्स का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेंट्रल फोर्स, ठीक है। और इसी को म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला चार्ज जितनी फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा ये वाला चार्ज भी उतनी ही फोर्स उस पे एक्सर्ट करेगा, इसीलिए कूलम्ब फोर्स को म्यूचुअल फोर्स भी कहते हैं। आगे आ जाएगा, इस MCQs को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स थ्योरी हमने देखी, स्टेटमेंट और यहाँ पे डायग्राम से समझा। अब हम यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में डिस्कस करते हैं। तो पहली बात देखें जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। दो चार्जेस हैं तो इन दो चार्जेस के डायरेक्ट प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। तो फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े आराम से हम चल रहे हैं और एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा रहे हैं, सही है ना। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपके पास कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, डिस्टेंस के नहीं, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। मतलब अगर इन दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर लें, इसका भी 10 है और उसका भी 10 है, इसका भी 10 मैग्नीट्यूड और इसका भी 10, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है R। अब अगर इस R को मैं क्या कर देता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तब फोर्स क्या हो जाएगी, बच्चे कहते हैं डबल, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, फौरन कह देते हैं डबल। डबल नहीं, R के स्क्वायर के साथ इनवर्स रिलेशन है फोर्स का। तो अगर आपने R को हाफ किया है तो इसका मतलब हाफ करने से ये फोर्स अब ज़्यादा एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगी। भाई कितने टाइम, R को आपने हाफ किया, यहाँ पे वैल्यू पुट करें R/2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप R को हाफ करते हैं तो फोर्स जो है वो पहले से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, सही है ना, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ फोर्स का इन्वर्स रिलेशन है। क्लियर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हाँ अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड आप डबल कर देते हैं तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट के फोर्स क्या आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे इन्वर्सली। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ तो ये बनती है जी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पे देखें फोर्स का R के साथ जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इन्वर्स। तो फिर अगर ग्राफ को हम डिस्कस करना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, क्या स्ट्रेट लाइन बनेगी, नहीं, सही है। देखिए F और R का रिलेशन इन्वर्स है ना, तो इसका मतलब इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता ग्राफ, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगी, कर्व्ड होगी, ये रिलेशन होगा, सही है। तो ये ग्राफ भी आपने याद रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स
याद रखिएगा इस आर स्क्वायर, आर का यूनिट क्या होता है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर बन गया। तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ पे एरिया भी बोल सकता हूँ, क्योंकि देखें ना चार्ज क्या है स्फेरिकल शेप का। तो अगर स्फेरिकल शेप का है, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, अगर याद रखना है तो रख लें, अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि अगर स्फेरिकल शेप का है तो इसके अराउंड इसका फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, जहाँ चार्ज होगा वहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो वो इस तरह से फील्ड एग्जिस्ट करते 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 ये क्या बन गया, ये सरफेस बन गया। देखें ना स्फेरिकल शेप का चार्ज है ना, तो उसके अराउंड इस तरह से फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, एक हद तक इसका फील्ड एग्जिस्ट करेगा। तो सपोज करें इतना इसका क्या है फील्ड है, तो अब ये क्या बन गया, सरफेस बन गया। और सरफेस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो इसका मतलब वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो आई है वो बेसिकली फील्ड की वजह से है ना। अगर फील्ड नहीं है तो फिर कहां से आई फोर्स। तो इसका मतलब फील्ड ने क्या बनाया, सरफेस बनाया। और सरफेस किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। तो फिर मैं कह नहीं सकता इसको एरिया, कह सकता हूं ना, तो मतलब फोर्स एरिया पे डिपेंड कर रही है। सही है, तो इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर, यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर एक कांस्टेंट यूज करेंगे। और हर साइंटिस्ट अपना कांस्टेंट यूज करता है, तो कूलम ने जो कांस्टेंट यूज किया उसे क्या कहते हैं, के। तो ये बन गया जी F इज इक्वल टू के आगे Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वैसे का वैसे। सही है, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई फोर्स की। क्वांटिटेटिव नेचर मेजर करनी थी तो ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन आ गया। अब ये है डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यही फार्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। क्योंकि फर्स्ट टर्म में हमने आपको बताया था कि किसी मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो साथ में आर कैप या आर यूनिट वेक्टर लिख देंगे तो वो उसकी वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद अगर इसी फार्मूले को आप पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहें तो पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में ये फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर की क्यूब इंटू आर वेक्टर। अब ये देखें पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा गया ये फार्मूला। देखें ना आर कैप जो है वो किसके इक्वल होता है, पोजीशन वेक्टर आर ओवर आर का मैग्नीट्यूड। तो इस आर कैप की जगह जब लिखेंगे आर वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, तो वो आर इस आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया तो आर का क्यूब बन गया, और ये वाला आर वेक्टर वैसे का वैसे। तो ये पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में फार्मूला लिखा गया। ठीक है, इस तरह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, इस फार्मूले में अगर हम गौर करें तो वो है जी ये के क्या बना है। तो अभी आपको बताया है कि ये बेसिकली के जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सही है, जिसको हम नाम दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट का, कूलम्स कांस्टेंट। टाइम एंड हो रहा है वीडियो का, तो आप यहाँ तक इसको याद रख लें, एक नज़र देख लें, मैं फिर आगे टाइम चेंज कर लूँ, उसके बाद आगे इसको स्टार्ट करते हैं जी डिपेंडेंस ऑफ के से। ठीक है, तो अब हम के का मैथमेटिकल रिलेशन भी देखेंगे, के की वैल्यू को डिस्कस करेंगे, के किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक नज़र यहाँ तक स्टूडेंट्स आप देख लें। तो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ के, यानी कि ये जो के है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले ये चीज़ भी याद रखें कि इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए जो कूलम ने डिवाइस यूज़ की थी वो आपके पास क्या थी, टॉर्शन बैलेंस। तो इसको फ़ौरन लिख लें, लिखे ना, टॉर्शन बैलेंस। तो जिस मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए कूलम ने डिवाइस यूज़ की थी उस डिवाइस का नाम क्या था, टॉर्शन बैलेंस। सही है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ टॉर्शन बैलेंस, टॉर्शन बैलेंस। ये वही डिवाइस है डियर स्टूडेंट्स जो पहले कैवेंडिश साइंटिस्ट ने जी कांस्टेंट जी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की थी, उसी डिवाइस को यूज़ किया था कूलम ने, और वो डिवाइस क्या थी, टॉर्शन बैलेंस। ठीक है, तो देखिए ना बीच में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन आएगी, उसको फ़ौरन आपने लिख लेना है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। अब डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के सेकंड पैराग्राफ में आपको के की डिपेंडेंस नज़र आएगी। अगर आप बुक के सेकंड पैराग्राफ में देखें, यहाँ पे ये यहाँ पे, तो ये देखें इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, और नंबर 2 क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सेकंड पैराग्राफ में आपको 2-3 एमसीक्यूज नज़र आएंगे, इसको अंडरलाइन कर लें।
सही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट मेंशन कर लें, ये बोर्ड के लिहाज से यहाँ पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं दोनों, सही है ना, बोर्ड में ये एमसीक्यू आ चुके हैं। तो नंबर 1 के जो है डिपेंड करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अगर एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके वैल्यू कुछ और होगी, अगर सीजीएस यूनिट में के को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं तो फिर उसकी वैल्यू और होगी। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे के डिपेंड करेगा। और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, नंबर 2 मीडियम बिटवीन चार्जेस, यानी कि नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो मीडियम बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो इन दो फैक्टर्स पे आपके के की वैल्यू डिपेंड करेगी। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम के का फार्मूला डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए। वैल्यू आपने डायरेक्ट याद रखनी है, वो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, लेकिन उस वैल्यू को कहाँ से कैलकुलेट करना है, इस फार्मूले से करना है। तो कूलम्स कांस्टेंट इन वैक्यूम, तो उसका जो फार्मूला दिया गया वो है के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है डियर स्टूडेंट्स के को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला। अब इसमें अगर आप 4 पाई की वैल्यू 3.14 और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास के का आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपके पास क्या है, देखिए ना, नॉट से क्या बनता है, नहीं, यानी कि दो चार्जेस के बिटवीन कुछ ना हो तब आपके पास ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो है एग्जिस्ट करेगी, सही है ना। तो यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब एप्सिलॉन नॉट, नॉट का मतलब चार्जेस के बिटवीन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है जी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन वो फिर सिर्फ आपके पास ये एप्सिलॉन नॉट होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, सही ना। वो किसकी इक्वल होती है हम आपके आगे चल के बताते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। अब इसकी जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो याद रख लें, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू होगी वो होती है 8 ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -12, और साथ में इसका यूनिट याद रखिएगा, यूनिट होगा जी कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है। तो ये भी वैल्यू आपकी बुक में मेंशन की गई, इसको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रहे, जैसे ही हम कहते हैं ना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो यहाँ पे परमिटिविटी से क्या मुराद है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी गलत डेफिनेशन करते हैं, सही है ना। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब दोनों चार्जेस के बिटवीन कुछ नहीं है। तो फिर परमिटिविटी क्या हुई, परमिटिविटी कहाँ से वर्ड निकला है, परमिट से निकला है परमिटिविटी, और परमिट होता है टू अलाउ, यानी कि इजाज़त दे देना। तो बच्चे ये समझते हैं कि यहाँ पे इन दो चार्जेस के बिटवीन जब कुछ नहीं होगा तो इसका मतलब इन दोनों के बिटवीन मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो अलाउ करती है, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन क्या है, फील्ड ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब वो फोर्स को पास होने देती है, यही मतलब बनता है ना, परमिट से परमिटिविटी टू अलाउ, और उसका मतलब यही बनता है कि दो चार्जेस के बिटवीन जो फील्ड ऑफ फोर्स है, मीडियम की वो प्रॉपर्टी इस फोर्स को पास होने देती है, ज़्यादा से ज़्यादा पास होने देती है, यही मतलब बनता है ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये मतलब गलत है, ये मतलब आपने नहीं लेना इसका मतलब इसके उलट होता है। आप लफ्ज़ के मीनिंग पे ना जाएं, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर जो इसका मीनिंग होगा वो इसके उलट है। परमिटिविटी यहाँ पे रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगी, रुकावट डालेगी। फोर्स अगर पास होना चाह रहे हैं तो उसको रोकने की कोशिश करेगी। तो अब ज़रा मेरी बात को गौर से सुने, मैं एक ही लाइन के अंदर इसको अच्छे तरीके से बताने लगा हूँ। परमिटिविटी, परमिट टू अलाउ, पास होने देना, ये किस चीज़ को पास होने दे रही है, क्या चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स है उस फोर्स को पास होने दे रही है, ना 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 ना, ना। बल्कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी
जो उस मीडियम के फील्ड को अलाउ कर रही है कि जाओ जाओ जाओ, इन दोनों चार्जेस के बिटवीन फोर्स को रोको। यानी कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो अपने फील्ड को अलाउ करती है, परमिट करती है, इजाज़त देती है कि जाओ इन दो चार्जेस के बिटवीन जो फोर्स है उसको वीक करो, उसको कम करो, कमज़ोर करो, रोको। ये है परमिटिविटी का मतलब, कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जो अपने फील्ड को परमिट करती है, इजाज़त देती है, अलाउ करती है कि जाओ यहाँ पे फील्ड ऑफ फोर्स को रोको, कम करो। तो फिर यहाँ से आप याद रख लें कि परमिटिविटी जो है बेसिकली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, परमिटिविटी ये तो इन्वर्स रिलेशन बना रही है किसके साथ, ये इन्वर्स रिलेशन बना रही है डियर स्टूडेंट्स किसके साथ, परमिट के साथ। तो परमिट से मैं परमिशन कह सकता हूं ना, परमिशन। तो इसका मतलब अगर परमिशन मिल रही है ज़्यादा तो परमिटिविटी कम, और अगर परमिटिविटी ज़्यादा, जहाँ पे परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा वहाँ पे इसका मतलब परमिशन कम। इन्वर्स रिलेशन है। तो अब देखें वैक्यूम के केस में परमिटिविटी क्या है, ज़्यादा। कैसे, 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12 आ रहा है। तो -12 में ये वैल्यू बड़ी होगी या छोटी होगी, छोटी होगी ना, ये वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो इसका मतलब ये सारी की सारी जो परमिटिविटी है ये क्या है, छोटी, कम। किस केस में, वैक्यूम के केस में। अगर वैक्यूम के केस में परमिटिविटी कम है, अगर परमिटिविटी कम है तो परमिशन ज़्यादा, तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा। सही है। तो परमिटिविटी अगर कम है वैक्यूम के केस में, तो इसका मतलब फिर फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर आप कोई दो चार्जेस के बिटवीन डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर देंगे तो फिर परमिटिविटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब फोर्स कम हो जाएगी। तो फोर्स पहले की निस्बत वैक्यूम के कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस बात का प्रूफ आगे करते हैं। तो यहाँ पे ये इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है। सही है ना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा, मैंने बड़ी डिटेल में बता दी है। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं कि यहाँ से अगर ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ चुकी है और यूनिट आपने इसका याद रखना है, तो के के फार्मूले में आ जाए, यहाँ पे इस फार्मूले में आ जाए। तो k इज़ इक्वल टू 1/4 पाई के 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। तो इसको डियर स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आती है 9 या आप सीधा लिख दें 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, साथ में यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सही है ना। तो यहाँ से आप के का यूनिट निकालें ना, देखें के अपनी जगह पे, आर स्क्वायर इधर जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो पर कूलम स्क्वायर आ जाएगा। और जब आप यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट का जब यूनिट निकालेंगे तो वो एप्सिलॉन नॉट देखें, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ रहा है, इन्वर्स, यानी कि रिलेशन कहाँ पे गया, ये ठहरा है। ये तो वैल्यू है ना, ये के और ये एप्सिलॉन नॉट इन्वर्स आ रहा है ना, तो इसका मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। तो जो के का यूनिट है उसका अगर आप उलट कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आ जाएगा। याद रखिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स, जब हमने के को इन वैक्यूम केस अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है, तो अब यही के का फार्मूला आप इस फार्मूले में पुट करें, वैल्यू पुट करें, और उसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो ये आपका टॉपिक एंड हो जाएगा यहाँ तक। तो F फोर्स इज़ इक्वल टू के की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। लेक्चर डे स्टूडेंट्स आपने पूरा सुनना है और गौर से, कोई एक सेकंड भी स्किप नहीं करना, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं आपको। अब ये आगे इन मैग्नीट्यूड फार्मूला आ गया, ठीक है। अब अगर इसी चीज़ को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये आ जाएगा फोर्स F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। और अगर आप इस सारे की जगह ये वाली वैल्यू लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये था इन वैक्यूम, हमने के को डिस्कस किया। अब डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं के इन मीडियम, यानी कि कूलम कांस्टेंट को हम इन मीडियम डिस्कस करना चाहें तो फिर क्या रिलेशन बनता है। तो देखें, अब इन दो चार्जेस के बिटवीन कुछ ना कुछ आप इंसुलेटिंग मीडियम प्लेस करेंगे, यानी कि इन डाइलेक्ट्रिक प्लेस करेंगे। तो देखें K इज इक्वल टू, K कौन सा जी, इन मीडियम, इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स फार्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये ज़रा चीज़ देखें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये किसके इक्वल है, ये है डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, के मीडियम इज इक्वल टू, ये क्या है, के वैक्यूम, सही है। तो फिर इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, के वैक्यूम डिवाइड बाय ये वाला एप्सिलॉन आर वैसे का वैसे। तो ये आपके पास कॉलम्स कांस्टेंट इन मीडियम का रिलेशन आ गया, के वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। अब ये जो एप्सिलॉन आर है ये क्या है, ये है डियर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, सही है ना। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी को डायरेक्ट डियर स्टूडेंट्स, आप कुछ स्टूडेंट्स आप में से ये समझ लेते हैं कि शायद जो भी आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक यूज़ करेंगे ना, उसकी जो वैल्यू होगी वो आपके पास एप्सिलॉन आर की जगह आएगी, तो वो सारे के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि वही वैल्यू सिर्फ एक्ट कर रही होगी, लाई कर रही होगी। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एप्सिलॉन आर जो है ये बेसिकली मीडियम की परमिटिविटी नहीं है, बल्कि ये एक फैक्टर है, जो कि ये वाला फैक्टर इस एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तब ये मीडियम की परमिटिविटी बनेगा। बात समझ रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बता ही नहीं सकते, बल्कि इसकी वैल्यू आप इसके साथ कंपेयर करके बताते हैं। वो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली मीडियम की परमिटिविटी होती है। ये मीडियम की परमिटिविटी नहीं है, ये फैक्टर है सिंपल। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जो फैक्टर होगा वो इससे मल्टीप्लाई होके फिर जो वैल्यू आएगी वो मीडियम की परमिटिविटी होगी। बात समझ रहे हैं ना। तो फिर याद रखें, यहाँ पे जो आपके पास एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी वो होगी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये होता है असल रिलेशन। अब यहाँ से अगर आप रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाहें तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की रेशो बनती है, और इसका फिर कोई यूनिट नहीं होगा। तो देखें, जब यूनिट ही नहीं है तो इसका मतलब ये सिंपल फैक्टर है ना। तो इस फैक्टर को जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब जो परमिटिविटी आएगी वो मीडियम की परमिटिविटी होगी। बात समझ रहे हैं। नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाएं, फिर से सुन लें, ठीक है ना। अच्छे तरीके से ये चीज़ें आपको करवा रहे हैं हम, आपने अपने माइंड में रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से आपने याद रखना है कि जो आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है ये फॉर इंसुलेटर क्या होती है, इक्वल टू, इंसुलेटर के लिए तो ये आपके पास पहले वैक्यूम कर लेते हैं ताकि याद रहे। फॉर वैक्यूम क्या रहेगी, 1 के इक्वल रहेगी। अब जब ये 1 के इक्वल रहेगी तो ये देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, और उसको आप एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब जो मीडियम की परमिटिविटी होगी वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के इक्वल आएगी इस केस में। और अगर यही वाली वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछी जाए किस में, इंसुलेटर में, तो इंसुलेटर के केस में क्या होती है, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो 1 से ग्रेटर होती है। तो जब आप 1 से वैल्यू ग्रेटर यहाँ पे पुट करेंगे 2, अब वो 2 क्या है, फैक्टर है, उस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। जब ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, कम। तो अगर k कम हो जाएगा तो फिर फोर्स क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। कहाँ गया रिलेशन।
कोई भी रिलेशन ले लें, अगर k कम हो जाएगा तो फोर्स भी कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स का k के साथ रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। वैसे तो k कांस्टेंट है, लेकिन आपको सेटिस्फाई करने के लिए बता रहा हूँ। तो फिर याद रख लें यहाँ पे फॉर इंसुलेटर ये वैल्यू 1 से क्या रहेगी, ग्रेटर। वो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, तो फैक्टर है ना, वो यहाँ पुट करें, उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, ओवरऑल बढ़ गई। जब ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी तो आंसर 10 से कम हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स फिर मैं कह सकता हूँ कि कूलम कांस्टेंट जो है वो इन मीडियम क्या रहेगा, वो लेस रहेगा, कम हो जाएगा। किससे, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर से। देखें ना, अब ये वाली वैल्यू किस में है, ये वाली वैल्यू है वैक्यूम के केस में। तो वैक्यूम का जो कूलम कांस्टेंट होगा वैक्यूम के केस में वो ग्रेटर होगा किससे, कूलम कांस्टेंट इन मीडियम। सही है, तो ये इस बात का प्रूफ हो गया। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब ये वाली वैल्यू अगर आप मीडियम की k की वैल्यू फार्मूले में पुट करना चाहें तो रिलेशन कैसे बनेगा, ये बनेगा जी F = K मीडियम Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें K मीडियम से मुराद क्या है, ये है जी F = 1/4πε0ε r। सही है, यही है ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। सही है जी। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। अगर इसी रिलेशन को आपने वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एरो और यहाँ पे आ जाएगा पोजीशन वेक्टर R। लो जी, ये इन मीडियम आपके पास मैथमेटिकल रिलेशन आ गया फोर्स का। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर यहीं से एक छोटा सा MCQ आप याद रख लें तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो इसकी हेडिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे और वो रिलेशन कैसे आएगा, देखें यहीं से बनाएंगे। ये आगे जी फोर्स कौन सी, मीडियम वाली, तो ये आगे फोर्स मीडियम की इज़ इक्वल टू, ज़रा इसको गौर से देखें ये क्या है, ये इसको छोड़ दें 1/, इसके अलावा ये सारी वैल्यू देखें, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या बन गई है, वैक्यूम के केस की फोर्स नहीं है ये वाली। तो इसको बल्कि यहाँ पे ना लिख लेते हैं कि ये वैक्यूम के केस की फोर्स है, ठीक है। और ये वाली जो फोर्स आई ये सारी क्या है, मीडियम की है। सही है। तो 1/4πε0 Q1 Q2 R², 1/4πε0 Q1 Q2 R², ये सारा जो फार्मूला है ये क्या है, फोर्स वैक्यूम, ठीक, डिवाइडेड बाय ये वाला एप्सिलॉन R वैसे का वैसे। तो फिर यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप कि आपके पास जब डिनोमिनेटर में ये वैल्यू आई है तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर बढ़ गया, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कम। तो फिर मैं यहाँ से सिंपल ये कह सकता हूँ, MCQs याद रखिएगा कि फोर्स जो है इन मीडियम वो लेस होगी फोर्स इन वैक्यूम। सही है जी, ये आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लेके चलते हैं जी कूलम्स लॉ एज न्यूटन थर्ड लॉ को। सही है कि कूलम्स लॉ बेसिकली थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है। जैसे ग्रेविटेशनल लॉ जो है ना वो भी न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है कि जब आप ज़मीन पे ठहरे होते हैं तो आपको ऐसे लगता है ना कि ज़मीन ने आपको अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो इसका मतलब एक फोर्स जो है वो उस बंदे को अपनी तरफ खींच रही है और दूसरी उस बंदे ने भी ज़मीन पे फोर्स लगाई रही है, क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन तो होगा। न्यूटन यही कहता है ना थर्ड लॉ उसका कि भाई जहाँ पे आपके पास एक्शन होगा वहाँ पे उसका ज़रूर रिएक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ भी सेटिस्फाई हो रहा है जब आप ग्रेविटेशनल लॉ में गौर करते हैं। इसी तरह कूलम्स लॉ में अगर हम ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ वो अपना न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे भी फिर सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो बिल्कुल हो रहा है। देखें गौर करना है, जब ये Q1 इस Q2 वाले चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो बदले में ये वाला Q2 जो चार्ज है ये Q1 पे भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है। और जितनी फोर्स ये Q1 इस पे एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स Q2 इस पे एक्सर्ट करेगा,
ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट, यहाँ पे देख सकते हैं अगर ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो वो क्या है F21, इसकी डायरेक्शन देख लें, और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स बदले में एक्ट करेगा, तो इसका मतलब वो जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्या होगी, Q2 वाला Q1 पे, तो वो बनेगी F12, 1 पे 2 वाला एक्सर्ट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन बनेगी ये। तो अब देखें फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसका मतलब यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ सेटिस्फाई हो रहा है। तो कूलम्स लॉ या कूलम्स फोर्स जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करती है। और यहाँ से फिर ये भी याद रखें कि कूलम्स फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, जितना ये वाला चार्ज इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा उतनी ही फोर्स ये वाला चार्ज इस पे एक्सर्ट करेगा। और अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये कह दे कि इसका साइज या इसका मैग्नीट्यूड सपोज करें 5 है, इसका मैग्नीट्यूड सपोज करें 10 है, अब एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है, तो 10 वाला इस पे जितनी फोर्स एक्सर्ट करेगा क्या छोटे वाला उतनी फोर्स उस पर एक्सर्ट करेगा? तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि शायद जब बड़े वाला है वो बड़ी फोर्स एक्सर्ट करेगा, छोटे वाला छोटी फोर्स थोड़ी फोर्स एक्सर्ट करेगा। नहीं डियर स्टूडेंट्स, कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स, चाहे वो इसको बड़ा कर दे, इसका मैग्नीट्यूड 100 दे दे, इसका 10 दे दे, जितनी फोर्स ये वाला उस पर एक्सर्ट करेगा वो वाला चार्ज भी उतनी फोर्स इस पर एक्सर्ट करेगा, क्योंकि कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। ठीक है जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स उसी फोर्स की डायरेक्शन में अगर आप यूनिट डायरेक्शन को मेंशन करना चाहें तो ये क्या बनेगी, 2-1 फोर्स है तो यूनिट डायरेक्शन भी क्या आएगी 2-1। इसी तरह यहाँ पे फोर्स क्या है F12, तो फिर यूनिट डायरेक्शन भी क्या आएगी R12। जिस तरह की फोर्स होगी उसी तरह की यूनिट डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अब यहाँ से आप डियर स्टूडेंट्स इन मैथमेटिकल रिलेशंस को कैसे लिखेंगे, वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास कूलम फोर्स का जो फार्मूला है जनरल, अगर ये वाला डिस्कस करना चाहें तो वो क्या है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। अब इसको देखते हुए पहले यहाँ से आप फार्मूला बना लें। तो अगर Q1 वाला Q2 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो ये फोर्स बनती है F21 इज इक्वल टू K की जगह आप लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 डिवाइड बाय R², और साथ में क्या आ जाएगी R यूनिट डायरेक्शन, तो ये आ जाएगा R कैप। यहाँ 2-1 है तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा 2-1 आएगा। सही है। अच्छा, कुछ बुक्स में ना यहाँ पे 1-2 लिखा होता है और कुछ में 2-1 लिखा होता है, यानी कि इसके अपोजिट भी यहाँ पे लिखा हुआ आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है वहाँ पे गलत हो, लेकिन गलत भी ना हो। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर 2-1 है तो इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 1 से 2 की तरफ आ रहे होंगे, 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं, देखें 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं, तो 1 से 2 की तरफ आ रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसी R21 को R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं। सही हो गया जी, तो कंफ्यूज नहीं होना, बस याद रखना है कि जहाँ से चले हैं जहाँ पे जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल। उसके बाद अगर यहाँ से फार्मूला लिखना चाहें तो ये बनता है जी F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई R² और R12। ये दो रिलेशन आपके पास बन गए। तो अब ज़रा यहाँ से हम प्रूव करते हैं कि कूलम्स लॉ जो है वो म्यूचुअल फोर्स है, और नंबर 2 न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो अब डियर स्टूडेंट्स गौर करना है, जिस तरह हमने ये रिलेशन लिखे ना फोर्स के, अगर इसी तरह हम यहाँ पे यूनिट डायरेक्शन पे गौर करें तो मैग्नीट्यूड क्या है, सेम डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट, तो फिर मैं लिख सकता हूँ R12 इज इक्वल टू माइनस का R21। देखें डायरेक्शन क्या है अपोजिट, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, लिख दिया ना। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है तो फिर यहाँ पे ना हम ऐसा करते हैं कि वैल्यू पुट करते हैं। कोई एक रिलेशन आप ले लें, अगर आप रिलेशन लेते हैं ये वाला, तो ये देखें F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। यहाँ पे क्या है R कैप 2-1, तो R यूनिट वेक्टर 2-1, R यूनिट वेक्टर 2-1। अच्छा पहले ऐसा करें, ये वाला ले लें, ज़्यादा आसान है, वो भी ठीक है लेकिन वो माइनस फिर आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला लेने लगा हूँ F12 Q1 Q2 ओवर R²। यहाँ पे देखें क्या है R यूनिट वेक्टर 1-2, तो R यूनिट वेक्टर 1-2 किसके इक्वल है, माइनस का R21 के इक्वल है, पुट कर दिया। सही है, वो भी ठीक था लेकिन माइनस फिर आ जाता, चेंज हो जाता, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसलिए मैंने एक स्टेप में कर दिया है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, F12 इज इक्वल टू, गौर करना है, ये माइनस स्टार्ट में ले यहाँ पे आ गया,
अब ज़रा इस चीज़ को देखें, ये किसके इक्वल है कि ये वाली चीज़ माइनस के अलावा के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर 2 1। ये देखें के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर 2 1, यानी कि ये इसके इक्वल है, ये सारी चीज़ माइनस के अलावा। तो माइनस ये आ गया, आगे ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, F21 के इक्वल है, तो ये आ गया F21। तो अब देखें ज़रा गौर करें, क्या रिलेशन बन गया जी, रिलेशन आ गया F12 बराबर है माइनस का F21। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ज़रा गौर करें, फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या आ रही है, इक्वल, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। तो ये क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ, यही है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। तो इसका मतलब कूलम फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करती है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बस टॉपिक एंड होने वाला है। एंड पे हम बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इसकी लिमिटेशंस देखेंगे अभी, और साथ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को डिस्कस करेंगे, वहाँ से भी एमसीक्यू आता है। तो आपने लेक्चर जो है ना वो कंप्लीट सुनना है बेटे एंड तक। तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के केस में डिस्टेंस एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 1, और इसीलिए हमने कहा था कि एयर और वैक्यूम में दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी तकरीबन। और उसके बाद फॉर इंसुलेटर के लिए अगर आप याद रखना चाहें तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी 1 से। इसी तरह फॉर ऑल मेटल्स की अगर बात करें तो एप्सिलॉन आर जो है ये अप्रोच करेगा इन्फिनिटी। उसके बाद फॉर एयर तो इसकी वैल्यू रहेगी एप्सिलॉन आर की 1.0006। ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बोर्ड में आ चुका है। तो एयर के केस में जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू रहेगी वो आपके पास 1.006 रहेगी। अब ये वाला टेबल आपने लाजमी याद करना है, सही है। ये वाला देखें, एप्सिलॉन आर की वैक्यूम के केस में वैल्यू क्या आ रही है, 1। सारा नहीं याद करना, कुछ मैं बता रहा हूँ ये आप अंडरलाइन कर लें। एयर की आपने याद रखनी है 1.0006, सही है। तकरीबन ये 1 ही है, इसलिए हमने कहा था कि वो इक्वल आ जाती हैं। उसके बाद आपने एक बेंजीन की वैल्यू याद रखनी है, इसको अंडरलाइन करें। उसके बाद ग्लास की वैल्यू याद रखनी है, और उसके बाद रबर की लाजमी। ये वो वैल्यूज़ हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में देखी गई है कि एमसीक्यू आ चुके हैं, अंडरलाइन कर लें डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट में आप याद रखेंगे वाटर के, बस ये 1 2 3 4 5 6, इस टेबल से ये 6 वैल्यूज़ आप याद रख लें। अब लास्ट में डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक के अंदर हम कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, उनका क्वेश्चन होता है, वो डिस्कस करते हैं। और लास्ट में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखेंगे, तो फिर आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे ये चीज़ें आपने अगर ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपने नहीं लिखनी, लेकिन एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो सबसे पहली लिमिटेशन देखते हैं जी नंबर 1 पे, कि फोर्स जो एफ है, कूलम्स फोर्स एक्ट्स अलॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। और ये बात हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में मेंशन की थी, ये इसकी लिमिटेशन में आपने पॉइंट याद रखना है, सही है। तो अगर ये वाला पॉइंट आप इस तरह से याद रखेंगे तो फिर मैं इसको सिंपल कह सकता हूँ ना कि अगर 2 चार्जेस के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन के अलॉन्ग फोर्स एक्ट करे तो फिर उस फोर्स को क्या नाम दिया था, अभी यहाँ पे सेंट्रल फोर्स। क्या नाम दिया था, सेंट्रल फोर्स। इसका मतलब फिर मैं कह सकता हूँ कि कूलम फोर्स इज आ सेंट्रल फोर्स, ठीक है, इसको याद रखना है। इसी तरह फिर दूसरा भी पॉइंट याद है ना एमसीक्यू, कि कूलम फोर्स इज आ म्यूचुअल फोर्स। अच्छा, सेकंड नंबर पे याद रखिएगा कूलम्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम लॉ सिर्फ और सिर्फ वैलिड होगा फॉर पॉइंट चार्जेस, ये इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, इसको याद रखना है। तो कूलम्स लॉ के लिए पॉइंट चार्जेस का होना ज़रूरी है, क्योंकि पॉइंट चार्ज, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड साइज़ क्या हो बहुत थोड़ा, तो फिर उसकी क्वांटिटेटिव नेचर को आप डिस्कस कर लेते हैं ना। तो मैग्नीट्यूड की वजह से फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, उसकी मिकदार कम रहेगी। तो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स होगी तो उसको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होगी, वो नहीं होगी कैलकुलेट। तो अगर थोड़ी फोर्स की मैग्नीट्यूड होगी तो उसको कैलकुलेट करना आसान है। तो इसीलिए कूलम ने पॉइंट चार्जेस लिए हैं, ठीक है ना। नंबर 3 पे क्या है, कूलम्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। और चार्जेस को क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि कूलम लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्जेस। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है कि अगर देखें, इस पॉइंट को बाद में देखते हैं, अगर दोनों चार्जेस रेस्ट पे हैं तब कूलम्स लॉ सेटिस्फाई होगा, वैलिड है। और अगर चार्जेस आर इन मोशन, अगर दोनों चार्जेस, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, अगर दोनों चार्जेस मोशन में हों तब डियर स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा।
अच्छा, फिर अगला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन चार्ज इन मोशन सेकंड चार्ज एट रेस्ट। एक चार्ज मोशन में हो और दूसरा चार्ज रेस्ट पे हो, तब कूलम लॉ सेटिस्फाई होगा, वैलिड है। तो फिर याद रखिएगा यस, तब कूलम लॉ वैलिड है। जब दोनों मोशन में होंगे तब नहीं है। जब एक चार्ज मोशन में हो एक रेस्ट पे हो तब कूलम लॉ वैलिड है, और कूलम लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज। अगर दोनों चार्ज रेस्ट पे हैं तब भी कूलम लॉ वैलिड होगा। उसके बाद अगला पॉइंट आते हैं जी, इस 4 वाले को पहले देख लेते हैं कि फोर्स जो कूलम फोर्स है फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि फार्मूला आपको याद है ना, फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो इसका मतलब इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड कर रहा है, तो फॉलो करेगा जी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, कूलम फोर्स जो है ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को सेटिस्फाई करती है, होल्ड करती है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को होल्ड करती है। उसके बाद पॉइंट है जी, ये भी MCQ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, यही कूलम फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स को आप फर्स्ट ईयर में डिस्कस करके आ रहे हैं, जिसमें क्लोज पाथ में वर्क डन क्या होना चाहिए, 0। क्लोज पाथ का वर्क डन क्या होना चाहिए, 0। सही है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स और लिमिटेशंस हैं, बेसिकली इनको आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है जो कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, यानी कि बच्चों का ये क्लास में क्वेश्चन होता है जब हम कूलम लॉ पढ़ा रहे होते हैं, तब वो जब हम बात करते हैं ना कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी कि ये वाला चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, और फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट होगी कौन सी जी, 2 पे लग रही है ना, तो 2 1 जिस पे लगती है वो पहले जो लगाने वाला है बाद में। इसी तरह इस पे भी फोर्स एक्सर्ट होगी और वो होगी जी F2 वाला 1 पे लगा रहा है तो 1 2। सही है ना। अब स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमने पढ़ लिया कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, जब हम एटम के केस में देखते हैं, एटम के केस में, तो एटम के केस के न्यूक्लियस में क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स, क्या हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है ना। तो अब क्वेश्चन ये होता है बच्चों का कि सर यहाँ पे देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, एटम के न्यूक्लियस में देखें तो बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे। तो हमने तो पढ़ा है पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये क्या चक्कर है कि बाहर रखें तो दुश्मनी के एक दूसरे को दिखते ही रिपेल कर देते हैं कि तू परे हट, वो कह रहा तू परे हट। और जब एटम के केस में देखते हैं तो इन्होंने दोस्ती लगाई हुई है, सारे एक दूसरे के करीब करीब पड़े हैं, अंदर यारी बाहर दुश्मनी, ये क्या चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैसे तो इसका जो अच्छे से आपको आंसर हम देंगे वो चैप्टर नंबर 21 में देंगे, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी से आपको क्लियर करेंगे, लेकिन वो भी बस किसी थ्योरेटिकल हद तक। सही है ना। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा आपको सेटिस्फाई करने के लिए आंसर दे रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स जब ये दोनों चार्ज फॉर एग्जाम्पल ये इतना करीब है, सही है, अभी तो इनके बिटवीन यहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट करेगा ना, तो उस फील्ड की वजह से इंट्रैक्शन होगी कि नहीं होगी, होगी। यानी कि जब ये एक दूसरे के करीब होंगे, बिल्कुल नहीं मिल सकते क्योंकि यहाँ पे भी तो कशिश मौजूद है ना। अब वो जो कशिश है ना यहाँ पे फील्ड की, वो अगर बहुत ज़्यादा है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो उसको हम नाम देते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का। तो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो, तब ये वाली जो कूलम फोर्स है ना, कूलम फोर्स, ये फेल हो जाती है, ये काम नहीं करती। अब क्योंकि एटम के केस में यहाँ पे जब ये इतने करीब पड़े होते हैं तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि याद रहे, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स। अब जब ये बहुत ज़्यादा हो तो फिर वहाँ पे कूलम फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती, कूलम लॉ फिर फेल हो जाएगा। सही है। तो अब आप जब एटम के केस में देखते हैं तो वहाँ पे उन पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन्स के बिटवीन जो फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स, वो बहुत स्ट्रांग होती है। वहाँ पे फिर भी ये बेचारी जो कूलम फोर्स है, ये तो है ही पॉइंट चार्जेस के लिए, थोड़ी है इसकी मिकदार, मैग्नीट्यूड इसका कम है, इसीलिए तो इसको आसानी से कैलकुलेट किया जा सक रहा है ना। अगर ये फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाए फिर तो इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कूलम ने पागल है कि वो उसने पॉइंट चार्ज लिए, नहीं, वो बहुत समझदार है, उसने पॉइंट चार्ज इसीलिए तो लिया है कि उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, फोर्स कम होगी, जिसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक आंसर डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये कुछ भी
मुश्किल नहीं है, आसान सा है कि सपोज करें कि अगर ये चार्ज Q1 है आपके पास और ये चार्ज Q2 है, और अगर यही चार्ज Q2 इस Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करे तो इसको कैसे लिखेंगे? तो नेट फोर्स क्या होगी बताएं? शाबाश। नेट फोर्स जो है यहाँ पे अगर Q2 जो है Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो नेट फोर्स क्या होगी? 1 2, यही होगी ना नेट फोर्स। देखिए ना 2 वाला 1 पे लगा रहा है तो जिस पे लग रही है वो पहले, जो लगाने वाला बाद में। बस ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। अब यही चीज़ जब बहुत सारे चार्जेस में आप लेके आते हैं तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन क्या होगी, फार्मूला कैसे लिखा जाता है कि सपोज करें ये चार्ज Q1 है, अब इस चार्ज पे ये Q2 भी फोर्स एक्सर्ट करता है, सही, Q3 भी फोर्स एक्सर्ट करता है, इसी तरह से Q4 भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, सही है। तो अब यहाँ पे Q1 पे जो लगने वाली नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? तो फिर कैसे लिखेंगे? देखें, नेट फोर्स को डियर स्टूडेंट्स हम मेंशन कर देते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू, सपोज करें वो नेट फोर्स क्या है? F1, क्योंकि 1 पे लग रही है ना, तो वो किसके इक्वल आएगी? देखें नेट फोर्स किसके इक्वल आएगी? फिर 2 वाला 1 पे लगा रहे हैं तो F21, जिस पे लग रही है वो पहले 1 2, सही है। 2 वाला 1 पे लगा रहे हैं, प्लस ऐड कर देना, सम कर दें, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। Q3 Q1 पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो 1 पे लग रही है ना, तो F1 कौन लगा रहा है? 3 वाला, तो 3 प्लस 4 वाला 1 पे लगा रहे हैं तो F1 कौन लगा रहा है? 4 वाला, तो ये 4। तो ये क्या है? रिजल्ट आ गया आपके पास, नेट फोर्स आ गई। अब इसके अलावा डिस्टेंस अगर nth चार्जेस हों फिर क्या होगा? फिर नेट फोर्स होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 पे लग रही है ना, पहले कौन लगा रहा है जी? 2 वाला लगा रहा है तो 1 2, फिर प्लस F1 3 वाला लगा रहा है, फिर प्लस F1 4 वाला लगा रहा है, फिर प्लस एंड सो ऑन, चलते जाओ nth तक, तो प्लस F1n आ जाएगा। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना, ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये है आपका फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा, अपने तमाम दोस्तों को इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।